नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 8 नए अपडेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो सीनियर सिटीजन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक है। सभी सीनियर सिटीजन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कौन से नए अपडेट हुए हैं ये जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर हम ये 8 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले टीडीएस हायर लिमिट जो है एग्जम्पशन यहां पर कर दी गई है। अगर आपको ब्याज की इनकम हो रही है यानी एफडी के अगर ब्याज की इनकम हो रही है तो उस केस में अब आपका जो टीडीएस है, जो लिमिट है, उसको यहां पर सरकार ने बढ़ा दी है बजट 2025 में। इसी के साथ अगर आपको रेंट मिल रहा है तो इसकी लिमिट भी टीडीएस की जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहां पर जो वो बढ़ा दी गई है और रिबेट 87A की लिमिट भी सरकार ने यहां पर बढ़ा दी है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की हम बात कर रहे हैं। बजट 2025 में कई सारे बदलाव जो है वो किए गए हैं जो सीनियर सिटीजन पर इफेक्ट होने वाले हैं। टाइम लिमिट जो है आईटीआरयू की उसको भी एक्सटेंड किया गया है। इसी के साथ अब आपको 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का फायदा मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपकी है 2 है तो इसमें बेनिफिट मिलेगा। और यहां पर हायर टीडीएस और टीसीएस जो था नॉन फाइलर्स के लिए, इसको यहां पर रिमूव कर दिया गया है। इसी के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन और फैमिली पेंशन को लेकर नई अपडेट लाई गई है। दोस्तों ये 8 नई अपडेट जो है वो सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिलने वाली है। दोस्तों इसी के साथ एक जरूरी जानकारी, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है तो आप हमसे रिटर्न फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है, 15 सितंबर 2025 आखिरी डेट है। अगर आप नॉन ऑडिटेड केस में आते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर फाइल्स हो रही है, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 8799144520 पर, इस पर आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से बात करके आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। तो देरी ना करें, लास्ट डेट है आपकी 15 सितंबर 2025। इसके बाद आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा इनकम हुई तो। 5 लाख से कम है तो 1 लाख की पेनल्टी आपको लग जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर बात करके हमसे आईटीआर फाइलिंग सर्विस ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो का जो टॉपिक है न्यू अपडेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं नई अपडेट्स के बारे में जो सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हायर टीडीएस एग्जम्पशन लिमिट ऑन इंटरेस्ट इनकम फॉर सीनियर सिटीजन। तो अगर आप निवेश करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं या पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट इनकम जो है मिल रही है इस पर टीडीएस डिडक्ट होता है जिसके लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है। उस थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर क्रॉस हो जाता है तो उस केस में आपका टीडीएस 10% के रेट पे डिडक्ट होता है। इसको सरकार ने बढ़ा दिया है। बजट 2025 के अंदर इसमें बदलाव किया गया है। तो यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम। टीडीएस कौन से सेक्शन में कटता है? टीडीएस कटता है आपका 194A के अंदर। यहां पर आपका 10% जो है टीडीएस कटता है। जो भी आपका इंटरेस्ट जो है या तो आपको बैंक दे रही है या आपको पोस्ट ऑफिस दे रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रही है, जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इंटरेस्ट दे रही है तो वो 10% टीडीएस आपका डिडक्ट करेंगे। अब इस लिमिट को जो है वो यहां पर बढ़ा दिया गया है। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है तो उनकी लिमिट जो है वो डबल कर दी है। पहले ये लिमिट थी 50,000 रुपया जिसको बढ़ाकर कर दिया है 1 लाख रुपया। हर साल आपको 1 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। 1 लाख रुपए पर कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा, 0 टीडीएस। अब ये जो लिमिट है वो चाहे आप बैंक में कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एफडी कर रहे हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या पोस्ट ऑफिस में एफडी कर रहे हैं, एनएससी स्कीम, एमआईएस स्कीम, जिन केस में टीडीएस एप्लीकेबल है
तो उस केस में ध्यान रखिएगा सभी को मिलाकर 1 लाख रुपया बैंक के लिए लिमिट है। 1 लाख रुपया हर एक बैंक, इंडिविजुअल बैंक, हर एक इंडिविजुअल जो बैंक है उसके लिए 1 लाख की लिमिट है। पोस्ट ऑफिस जो है सभी स्कीम को मिलाकर 1 लाख की लिमिट दी गई है। इससे ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो जाएगा तो उस केस में 10% जो है वो टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पर बैंक के हिसाब से ये लिमिट है, पर बैंक के हिसाब से हर एक बैंक के अंदर 1 लाख की लिमिट, और पोस्ट ऑफिस जो है उसके लिए 1 लाख की लिमिट है। इसी के साथ अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है यानी 60 साल से कम है तो उस केस में बिलो 60 है तो ध्यान रखिएगा 40,000 की लिमिट थी, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो 40,000 थी। अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपकी लिमिट हो गई है 50,000। अब यहां पर आपको पैन कार्ड जो है वो देना मैंडेटरी है। अगर आप पैन कार्ड नहीं देते बैंक या पोस्ट ऑफिस में तो उस केस में यहां पर आपका जो टीडीएस है वो हायर रेट पर डिडक्ट हो सकता है, यानी 20% की रेट पर। तो यहां पर फिर आपको जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नो टीडीएस डिडक्ट। यहां पर आपका एंटायर जो है इंटरेस्ट जो है वो आपको किस में दिखाना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। भले ही आपका जो है टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ, 1 लाख रुपए तक आपको ब्याज मिल रहा है, लेकिन ये आपका ब्याज टैक्सेबल है आपकी अदर इनकम के सामने। अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इस ब्याज को दिखाना आपके लिए मैंडेटरी होता है। अगर 1 लाख से ज्यादा आपका ब्याज चला जाता है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आप फॉर्म 15H भर सकते हैं अप टू 12 लाख की इनकम तक। यानी 4 लाख तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कर दी है सरकार ने, 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 4 लाख, और 8 लाख आपको 87A का रिबेट मिल जाता है 8 लाख की इनकम पर। यानी आप 12 लाख तक की इनकम पर अगर आप सीनियर सिटीजन है फॉर्म 15H भर सकते हैं। उस केस में आपका कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो लिमिट है टीडीएस एग्जम्पशन जो लिमिट है उसको सरकार ने यहां पर बढ़ा दिया है, 50,000 से कर दिया है अब 1 लाख। और जो लोग नॉन सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए 50,000 40,000 से कर दिया है 50,000। यहां पर रेट आपको क्या लगेगी, 10%। अगर आपने पैन कार्ड दिया है, पैन कार्ड नहीं दिया है तो उस केस में आपको 20% टैक्स रेट लग जाएगा। भले ही आपको यहां पर 50,000 का ब्याज मिल रहा है, 1 लाख का ब्याज मिल रहा है, इसको आईटीआर में दिखाना आपके लिए मैंडेटरी होता है अगर आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं कैसे आपको जो है वो यहां पर फिक्स डिपॉजिट करनी होगी ताकि आपका टीडीएस भी डिडक्ट ना हो, ना ही आपको इनकम टैक्स में कोई टैक्स लगे। आइए एक एग्जांपल से अपने एग्जांपल पे। तो यहां पर एग्जांपल है हाउ टू मेक एफडी इन 2025। तो 2025 में आप कैसे एफडी करेंगे कि आपका टीडीएस भी डिडक्ट ना हो, ना ही कोई आपका टैक्स लगे, नो टीडीएस नो टैक्स। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक बैंक के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि एक बैंक के अंदर आपको 12,50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है फिक्स डिपॉजिट। अगर यहां पर ध्यान रखिएगा एक बैंक की बात करें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, हो सकता है किसी बैंक के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% भी हो सकता है, 7% भी मिल सकता है, 7.80% भी मिल सकता है। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको आपको क्या करना है, जैसे हमने किया है 1 लाख डिवाइड बाय 8%, तो ये आपका निकल कर आया है 12,50,000 रुपया। तो वहीं 8% के बदले आप रख सकते हैं 7.5% या 7.7%। उस हिसाब से जो अमाउंट निकल कर आए उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये 12,50,000 रुपए जो है वो आप एक बैंक के अंदर करेंगे, 8% की रेट अगर आपको मिल रही है, हम इसको करेंगे 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं होगा, अप टू 1 लाख तक आपको ब्याज मिलेगा। और इसको हम जो है मल्टीपल करते हैं, 12 बैंकों तक आप कर सकते हो, 12 बैंक के अंदर आप फिक्स डिपॉजिट जो कर सकते हो। टोटल एफडी कितनी हो गई आपकी, 1.5 करोड़ की। टोटल आप 1.5 करोड़ रुपए तक एफडी कर सकते हो, जहां पर आपका टैक्स भी नहीं लगेगा, नो टैक्स, ना ही कोई टीडीएस डिडक्ट होगा, ना ही कोई टैक्स होगा। लेकिन टीडीएस के लिए ध्यान रखिएगा 12 बैंक के अंदर आपको करनी होगी, एक बैंक के अंदर आप 12.5 लाख रुपए की कर सकते हैं। हमने यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है अज्यूम किया है कि 8% है, इसके हिसाब से लिया 5 साल के लिए। अब आपको एफडी करनी भी कैसी है ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा टेन्यूर है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो ध्यान रखिएगा अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो ध्यान रखिएगा 25-26 में आपको 12,50,000 की नहीं करनी है डायरेक्टली, क्योंकि अगर 25-26 में आप करेंगे, मान लीजिए आपने यहां पर ये 25-26 हुआ आपका, इसमें आपने 12,50,000 की कर दी, 1 लाख का ब्याज आपको मिल गया 8%,
नेक्स्ट ईयर आपका क्या होगा, टोटल एफडी अमाउंट कितना हो जाएगा, 13,50,000। इस पर ब्याज होगा आपका 1,08,000 और फिर इस पर जो है वो आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 1 लाख से ऊपर हो गया है। तो हमें क्या करना है, हमें रिवर्स मेथड चलना है। हमें यहाँ पर 5 साल लेना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये 5 साल। 5वें साल में आपको 12,50,000 की एफडी जो है वो करनी है 8% की रेट के हिसाब से। अब आपको क्या करना है, 12,50,000 है तो 12,50,000 डिवाइड बाई 108% करेंगे तो आपका ये अमाउंट निकल कर आएगा। तो इसको करना है 108% से डिवाइड, फिर वापस इसको करेंगे 108% से डिवाइड तो आपका 10,71,000 निकल कर आएगा। फिर वापस आपको डिवाइड करना है 108% से, फिर वापस आपको करना है, तो ये अमाउंट में आपको जो है वो निवेश करना होगा। 9,18,000 जो है वो आपको 25-26 में करना है ताकि 29-30 आते आते तक आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 12,50,000 हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, 9,18,000 पर आपका ब्याज कितना आएगा 8% पे, 73,000, यानी 1 लाख से कम है। आप चाहे तो और एफडी कर सकते हैं या कहीं और निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर भी देखिए, नेक्स्ट साल में भी आपका 1 लाख से कम ब्याज है, 10 लाख पर भी देखिए कम है, यहां पर भी आपका कम है और 12,50,000 पर भी कम है, यानी इन 5 साल में आपका 1 लाख रुपए से ब्याज कम है। तो यहां पर आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होगा। जबकि आप देख रहे हैं अगर आपने 12 लाख से ज्यादा कर दिया तो उसके इसमें आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ये हमने एक बैंक का बताया है, ये जो हमने एक बैंक एचडीएफसी बैंक में हमने किया। ऐसे ही एफडी आपको 12 बैंक के अंदर करनी है। अगर आप 12 बैंकों के अंदर करेंगे, टोटल ब्याज आपको पहले साल में 8,81,000 होगा। सभी हर एक बैंक के अंदर आपको 73,000 का मिलेगा, यानी कोई भी टीडीएस डिडक्ट यहां पर आपका नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, टीडीएस कोई भी डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि आप 12 बैंकों में कर रहे हैं। सेकेंड ईयर भी देखिए, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, टोटल 12 लाख तक आपको बेनिफिट मिलता है। 12 लाख तक हमने आपको बताया आपको रिबेट मिल जाता है 87A का। अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है तो 12 लाख रुपए तक आपको बेनिफिट मिल जाता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स। टैक्स देख सकते हैं जीरो। लेकिन अगर 12 लाख से ज्यादा अगर आपकी हो गई तो ब्याज, तो उसके इसमें आपको टैक्स लग जाएगा 77,000 का। तो ध्यान रखिएगा, 12 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया तो उसके इसमें आपको टैक्स लग जाएगा। तो इस हिसाब से जो वो आप एफडी कर सकते हैं, ये 5 साल की दी गई है, जिसमें आपको लास्ट ईयर में देखना है 5वें साल में आपको 12,50,000 करना, जो हमने डिसाइड किया है। अगर आपकी 8% रेट है, अगर आपकी 7.5% रेट है तो 1 लाख डिवाइड बाई 7.5%, फिर जो भी अमाउंट निकल कर आएगा उसको आपको निवेश करना है 5 साल में। फिर आपको डिवाइड करना है 7.5%, यहां पर भी आपको 7.5% करके आपको यहां पर अमाउंट आ जाएगी। फिर इसको आप देखेंगे, ब्याज जो है वो आपका 1 लाख से कम होगा 5 साल में। इन 5 साल में आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, यानी आईटीआर बनने की ही दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप चाहते हैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1.5 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप 12 बैंकों के अंदर कर पाएंगे। हर एक अलग अलग बैंकों के अंदर अगर आप एफडी करते हैं 12,50,000 रुपए तक की 8% के रेट के हिसाब से, तो 12 बैंक के अंदर आप कर सकते हैं, जिससे आपको ना ही कोई टैक्स लगेगा, टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। तो ये टैक्स प्लानिंग आप जो है वो कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने सेकेंड अपडेट पे। तो यहां पर इंक्रीज करी गई है टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट रेंट केस में। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, रेंटल इनकम हो रही है, तो उस केस में आपका जो टीडीएस है, इस थ्रेशोल्ड जो नई थ्रेशोल्ड लिमिट है वो जारी करी गई है। क्या है नई थ्रेशोल्ड लिमिट? तो टीडीएस ऑन रेंट। अगर आपका कोई मकान है जिसको आपने रेंट पर दिया हुआ है, तो उस केस में जो भी आपका टेनेंट है वो एक लिमिट से ज्यादा अगर गया तो आपका टीडीएस डिडक्ट करता है सेक्शन 194I के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, 2,40,000 की पहले लिमिट थी जहां पर आपका कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होता था। लेकिन अब उसी लिमिट को बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया, 6 लाख रुपया, यानी 50,000 रुपया हर महीने। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर आप देते हैं, यानी अगर आपने फर्म को दिया है, किसी कंपनी को दिया है, एओपी, बीओआई, इन लोगों को दिया है, तो इस केस में यहां पर जो है लिमिट बढ़ गई है। इंडिविजुअल एचयूएफ को यहां पर जो है वो कंसिडर नहीं करना है आपको। बियॉन्ड लिमिट से ज्यादा अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया टेनेंट द्वारा, एम्प्लॉयर द्वारा, तो उस केस में यहां पर आपको 6 लाख की छूट मिल जाएगी, यानी 6 लाख रुपए तक महीने की अगर बात करें तो 50,000 पर मंथ। इससे ज्यादा अगर आपका रेंट नहीं हुआ, इसके अंदर बिलो हुआ रेंट इनकम जो है उससे बिलो है, रेंट बिलो मिल रहा है, तो उस केस में जो टेनेंट होगा वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। टीडीएस रेट क्या है? प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट्स है तो 2%, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर है, फिटिंग है तो 10% टीडीएस रेट दी गई है।
अगर ये आप भाड़े पे देते हैं तो उस केस में आपकी जो लिमिट है 300 लिमिट 6 लाख कर दी गई है। अब ये 6 लाख और 50,000 कैलकुलेट कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो हमारे पास ये केस है, केस 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 हाउस प्रॉपर्टी है, ऑक्यूपेंसी है यहाँ पर, यानी कितने परसेंट कितने महीनों के लिए आपने इसको भाड़े पे चढ़ाया हुआ है। यहाँ पर 10 महीना, 8 महीना, 12 महीना, 12 महीना और 6 महीने के लिए। मंथली रेंट कितना था, 40,000 रुपया, 55,000 रुपया, 60,000 रुपया, 45,000 रुपया, 1 लाख रुपया। और ईयरली रेंट कितना है, 4 लाख रुपया, 4,40,000, 7,20,000, 5,40,000, 6 लाख रुपया। अगर पुराने प्रोविजन के हिसाब से देखें तो सभी केस में आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट होता है, सभी केस में, ऑल द केस, क्योंकि 2,40,000 से ज्यादा मिल रहा है आपको। लेकिन अब नई लिमिट क्या है, आपको ईयरली देखना है, तो ईयरली ध्यान रखिएगा 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मंथली 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं 10 महीना है, 40,000 है, 50,000 से कम है, 4 लाख है, 6 लाख से कम है, तो यहां पर आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट केस 8 महीने के लिए वैकेंसी, 8 महीने के लिए जो है ऑक्यूपेंसी रखी हुई है, 55,000 है, 50,000 से क्रॉस कर गया है, लेकिन यहां पर 6 लाख है, यानी 4,40,000 है, 6 लाख से कम है, तो यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों में से एक भी कंडीशन अगर मैच हो गई तो टीडीएस आपका जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। 60,000 है, 7,20,000 है, दोनों ही केस में 50,000 और 6 लाख से एक्सीड कर गया है, टीडीएस यहां पर डिडक्ट हो जाएगा। यहां पर 45,000 है, 5,40,000 है, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 1 लाख है, क्रॉस कर चुका है, 6 लाख है, यहां पर आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका जो लिमिट है वो 2,40,000 से सरकार ने बढ़ाकर कर दी, कितनी है, 6,50,000 रुपए पर मंथ। इस हिसाब से आपको जो है वो चेक करना है, मंथली जो है वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ईयरली आपका 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन आपकी मैच होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन मैच है तो कोई भी टीडीएस आप पर नहीं कटेगा, अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं है तो फिर टीडीएस आपका काटा जाएगा। आ जाते हैं अपनी तीसरी अपडेट पर, हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है इसको जो है वो सरकार ने बढ़ा दी है, जो न्यू टैक्स रिजिम है जिसमें बदलाव किया गया है। तो यहां पर हो गई आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और इसको बढ़ा दी है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। पहले 3 लाख की थी जिसको सरकार ने कर दी है 4 लाख, और इसके अलावा जो बेसिक स्लैब्स जो थे उसको भी जो है वो चेंज किया है। तो उससे कितना टैक्स का इफेक्ट हुआ है आइए ये समझाते हैं। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को जो है वो बढ़ा दिया है। पहले इनकी लिमिट थी 3 लाख तक थी आपकी निल, यानी जीरो टैक्स, लेकिन अब आपको 4 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा, अब आपका जीरो टैक्स होगा। यानी यहां पर आपको कितना फायदा मिल गया, टैक्स कितना सेव हो गया, 5,000 रुपया। तो यहां पर आपको 1 लाख रुपए पे 5% का बेनिफिट मिल गया, यानी 5,000 की टैक्स सेविंग हो गई। दूसरी स्लैब क्या थी, 3 लाख से 7 लाख, 5% टैक्स रेट थी, 20,000 का टैक्स लगता, लेकिन सरकार ने इसको स्लैब को चेंज करके कितना कर दिया, 4 से 8 लाख, 5% का यहां लगेगा 20,000। तो 20,000 यहां पर आपको लगता है और यहां पर, यानी यहां पर जो है आपको 25,000 का टैक्स लगता। अगर 4 से 8 लाख अगर इसमें माने तो यहां पर 3 लाख पर आपको 5% और 1 लाख पर आपको 10%, यानी यहां पर हो गया आपका 15,000 प्लस 10,000। इस तरह से देखेंगे तो 25,000 का टैक्स बनता आपका, लेकिन टैक्स कितना देना पड़ रहा है, सिर्फ 20,000 रुपया 25-26 में। तो इस केस में 5,000 की टैक्स सेविंग आपकी यहां पर हो गई। ऐसे ही आपको सब आगे कैलकुलेट करना है। 7 से 10 लाख पर आपको 10% यानी 30,000 का टैक्स लगना था, लेकिन 8 लाख से 12 लाख की इनकम हो गई, 10% पे 40,000, यहां पर आपको 10,000 का फायदा मिल गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्लैब थी 15 लाख से 30 लाख तक की थी, जहां पर आपको 4,50,000 का टैक्स बन रहा था। वहीं यहां पर आप देख सकते हैं 15 लाख की जो स्लैब थी वो ऊपर ही खत्म हो गई। ये यहां पर सारी की सारी स्लैब आपकी आ जाती है, इसमें 15%, 20%, 25%, 30%, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं 15 लाख से 30% आपको आ रहा है और यहां पर आपकी अलग अलग रेट आ रही है। तो इसमें आपको टैक्स सेविंग 30,000, 40,000, 20,000 की हो रही है। टोटल टैक्स देखें तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपकी 30 लाख तक की इनकम थी तो टैक्स कितना होता है, 5,90,000 रुपया, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना टैक्स होगा, 4,80,000, यानी 1,10,000 की टैक्स सेविंग आपकी यहां पर हो जाती है। सेस भी अगर 4% देखें तो 23,600 सेस लगता है आपका, लेकिन यहां पर सिर्फ 19,200, यानी टोटल सेस आपका बचा कितना, सेव कितना हुआ, 4,400 का। टोटल टैक्स कितनी सेविंग हुई, 1,14,400। अगर मेरी 30 लाख की इनकम है, 30 लाख की अगर मेरी इनकम होती तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मुझे कितना टैक्स देना है, 6,13,600,
जबकि वही फाइनेंशियल ईयर 25-26 में न्यू टैक्स रिजिम में आपको 5 लाख रुपए का टैक्स देना, यानी कितनी टैक्स की सेविंग हो गई? 1,14,400 की टैक्स की सेविंग आपकी हो जाती है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम की जो स्लैब रेट है उसको चेंज कर दिया है, तो ये आपकी नई स्लैब रेट है न्यू टैक्स रिजिम की। ये न्यू टैक्स रिजिम की पुरानी स्लैब है। पुरानी के मुकाबले नए में आपको 1,14,400 रुपए का टैक्स सेविंग हो जाती है। ध्यान रखिएगा, 30 लाख की इनकम तक आपकी 1,14,400 की टैक्स सेविंग आसानी से हो जाएगी। आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, रिबेट 87A। इसकी भी लिमिट जो है वो सरकार ने इंक्रीज करी है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो रिबेट 87A की लिमिट जो थी वो यहां पर पहले 7 लाख थी, न्यू टैक्स रिजिम की हम बात कर रहे हैं, जिसको सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12 लाख रुपए कर दिए हैं। यहां पर टैक्स रिबेट आपको कितना मिलेगा? पहले 25,000 का मिल रहा था, अब आपको 60,000 रुपए तक का टैक्स माफ होगा, यानी 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 60,000 का टैक्स आपको जो है वो छूट मिल जाएगी 87A रिबेट की। और ये जो रिबेट है वो सिर्फ आपको नॉर्मल इनकम पर मिलेगा, स्पेशल इनकम पर नहीं मिलेगा। यानी आपका अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, विनिंग की इनकम हुई, तो इन पर आपको कोई भी रिबेट नहीं अलाउ किया जाएगा। तो सिर्फ नॉर्मल इनकम पर अप टू 12 लाख तक, अगर आपकी इनकम जो नॉर्मल इनकम है वो 12 लाख है प्लस 2 लाख की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो भी आपको इस 12 लाख पर रिबेट जो है वो 60,000 रुपए तक का अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, 12 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो मार्जिनल रिलीफ भी आपको मिल जाता है। 87A रिबेट में मार्जिनल रिलीफ भी आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आपकी टोटल इनकम समझ लीजिए 12,10,000 है, टैक्स कितना बना आपका? 61,500 का, तो इस केस में सिर्फ 10,000 रुपया आपकी इनकम बढ़ी है और 61,500 का टैक्स हुआ है, तो यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ कितनी मिल जाएगी? 51,500 की। सिर्फ 10,000 रुपया ही टैक्स सरकार को आपको भरना होगा विद सेस के साथ। 87A रिबेट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, एनआरआई के लिए अलाउ नहीं है, ना ही एनआरआई के लिए, एचयूएफ के लिए भी नहीं है, फर्म के लिए भी नहीं है, कंपनी के लिए भी नहीं है, एलएलपी, एओपी, बीओआई, एजेपी, किसी के लिए नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो टोटल इनकम आपकी 5 लाख तक है, तो रिबेट आपको 12,500 में मिल जाता है। इसमें नॉर्मल स्लैब प्लस अगर स्पेशल इनकम है तो उस पर भी आपको रिबेट अलाउ किया जाता है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसके भी आपको मिल जाता है, या विनिंग की इनकम है तो उस पे भी आपको रिबेट 87A का 12,500 रुपए तक का अलाउ किया जाता है। अगले पॉइंट पे, तो टाइम लिमिट जो थी अपडेटेड रिटर्न की उसको सरकार ने एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो यहां पर ITR-U की अगर बात करें, अपडेटेड रिटर्न, ध्यान रखिएगा, अगर आपका ITR की ड्यू डेट जा चुकी है, ओरिजिनल ड्यू डेट जा चुकी है, बिलेटेड भी ड्यू डेट जा चुके हैं, रिवाइज भी नहीं किया आपने, तो उस केस में आपके पास ITR-U का ऑप्शन रहता है। पिछले 2 सालों की ITR-U आप फाइल कर सकते थे। तो यहां पर पहले 24 महीने का टाइम पीरियड था, यानी 2 साल की आप ITR-U जो है वो फाइल कर सकते थे। मान लीजिए अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25, हम इसकी ITR फाइल कर रहे हैं, तो इसके पहले की ITR फाइनेंशियल ईयर 23-24 और फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो इन 2 फाइनेंशियल ईयर की आप ITR जो है वो फाइल कर सकते हैं 24 महीने के अंदर अंदर। असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 2 साल का आपको समय पीरियड दिया जाता है। अब इसको सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया है? 48 मंथ्स, यानी 2 साल से बढ़ाकर कर दिया है 4 साल की आप कर सकते हैं। यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की भी कर पाएंगे, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 और साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 20-21 की भी। ये 4 फाइनेंशियल ईयर की आप ITR-U जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आप 24 महीने से लेकर 36 महीने में फाइल करेंगे, यानी तीसरे साल की अगर आप फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में 60% एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा ब्याज के साथ। ये एडिशनल टैक्स जो है वो आपकी एडिशनल इनकम से आपको ये 60% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 12 महीने में करते हैं तो उस केस में 25% टैक्स लगता है, 24 महीने में करेंगे तो उस केस में 50% टैक्स लगेगा। अब 36 महीने के अंदर अगर आप करेंगे तो उस केस में 60% टैक्स लगेगा, और 48 महीने में अगर आप ITR फाइल करते हैं, पुरानी ITR 48 महीने के अंदर फाइल करेंगे तो 70% आपको लगेगा। तो 70% जो है वो आपको एडिशनल टैक्स देना होगा। ये एडिशनल टैक्स आपके लिए पेनल्टी होगी क्योंकि आपने लेट इनकम डिक्लेरेशन करी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 की ITR फाइल करते हैं 48 महीने के अंदर अंदर,
36 महीने जा चुके हैं, 48 महीने के अंदर कर रहे हैं, इस पीरियड में कर रहे हैं, तो उस केस में 70% आपको टैक्स देना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। जो नॉर्मल टैक्स है वो तो देना है, इसके अलावा एडिशनल टैक्स ब्याज देकर फिर आप आईटीआर जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो 4 साल का समय पीरियड जो है वो यहां पर अलाउ अब किया गया है। अपने 6th पॉइंट पे, तो यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर सीनियर सिटीजन। पहले सिर्फ एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो है वो आपको फायदा मिलता था, जहां पर आपकी रेंटल वैल्यू जो वो नील मानी जाती थी। जो सेकंड प्रॉपर्टी होती थी, अगर वो वैकेट पड़ी है, खाली पड़ी हुई है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा वो आपकी डीम्ड लेट आउट मानी जाती थी। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए या जॉब के लिए जाते तो उस केस में अलाउ होता था। उसके अलावा अगर आपकी खाली पड़ी हुई है दूसरी प्रॉपर्टी, तो उस केस में वो डीम्ड लेट आउट मानी जाती थी। तो एक तो ओनर खुद के लिए यूज कर रहा है, और दूसरा जो है ओनर अगर खाली है, अगर है नॉट ऑक्यूपाई यानी खाली पड़ी है, अब कोई भी रीजन क्यों ना हो, पहले सिर्फ बिजनेस और जॉब पर्पस के लिए होता था तो उस केस में मिलता था, लेकिन अब कोई भी पर्पस है, चाहे आपका जॉब ट्रांसफर हुआ है, अगर आप भाड़े के घर में रह रहे हैं, या फिर अगर आपने प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन रखी है, इसके कारण जो है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरी भी अगर आपकी खाली है, वैकेट पड़ी है, चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो, एनी रीजन, तो उस केस में ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी। यानी दोनों की जो एनएवी होगी वो आपकी नील होगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, तो अर्लियर सेकंड हाउस जो है वो आपका डीम्ड लेट आउट माना जाता था, टैक्सेबल होता था। तो अगर आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है तो कितना टैक्स बनता, पहले ये समझते हैं। एक्सपेक्टेड एनुअल रेंट माना जाता कि आपके 20,000 रुपया पर मंथ आपको रेंट मिल रहा है, ये आपका एक्सपेक्टेड माना जाता, यानी 2,40,000। इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ होता है 30%, यानी 72,000, और 168 लाख आपकी जो है नेट टैक्सेबल इनकम निकल कर आती। इस पर टैक्स रेट जो है अगर 30% की स्लैब में आप आते तो 50,400 रुपए का टैक्स बनता। इसी के साथ 4% यहां पर आपका सेस हो जाता, तो आपका टोटल रेंट पे टैक्सेबल कितना होता, 52,000। तो 52,416 आपकी टैक्सेबल रेंट होती सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी उस पर इतना 52,000 आपको टैक्स देना पड़ता, भले ही उसको आपने खाली भी क्यों ना रखा है तो भी आपको इतना टैक्स सरकार को देना पड़ता। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर आपकी खाली पड़ी हुई है, किसी भी कारणवश आपको 1 रुपया भी उसको डीम्ड लेट आउट नहीं दिखाना है, उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है, यानी उसको खाली पड़ी हुई है तो उसको रेंट जो है वो नहीं दिखाना है, उस पर उसको आप जो है वो डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है वो आप दिखा सकते हैं। जाते हैं अपने अगले अपडेट पे, तो 7वां अपडेट है रिमूवल ऑफ हायर टीडीएस टीसीएस फॉर नॉन फाइलर्स। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में जो भी सीनियर सिटीजन है अब उन पर हायर टीडीएस या टीसीएस जो है वो लागू नहीं होगा। 206 AB जो टीडीएस के लिए है, 206 CCA टीसीएस के लिए है। यहां पर हायर टीडीएस और टीसीएस लगता है अगर जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते लास्ट 2 इयर्स की, एंड इनका जो टीडीएस या टीसीएस जो है वो 50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में हायर टीडीएस टीसीएस रेट लगता है। अगर आपने पिछले 2 साल की आईटीआर फाइल नहीं करी, 50,000 से ज्यादा का टीडीएस है, तो उस केस में आपका हायर टीडीएस रेट लगेगा। हायर टीडीएस रेट क्या होगा ये ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट ऑफ ट्वाइस, या तो रेट को डबल कर दिया जाएगा या फिर मैक्सिमम 5%। अगर आपकी रेट 10% है तो हायर रेट क्या होगी 20%। अगर आपकी रेट नॉर्मल रेट 1% है तो मैक्सिमम आपको 5% जो है वो हायर टीडीएस टीसीएस रेट जो है वो लगाई जाएगी। अब इसमें हुआ क्या है, सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से नया नियम लेकर आई है, अब कोई भी हायर टीडीएस या टीसीएस जो है वो नॉन फाइलर्स पर नहीं लगेगा। जिन लोगों ने पिछले 2 सालों की आईटीआर नहीं फाइल करी है, सरकार उनके लिए एक प्रोविजन लेकर आई है कि उनका जो टीडीएस है वो हायर रेट पर डिडक्ट होगा अगर वो लगातार 2 साल की आईटीआर नहीं फाइल करते हैं। अब इसमें जो डिडक्टर है, कलेक्टर है, इनको यहां पर कंप्लायंस बर्डन बढ़ चुका था, जिसकी वजह से यहां पर दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको सरकार ने बजट 2025 के अंदर चेंज किया। अब जो डिडक्टर है, कलेक्टर है, वो नॉर्मल जो रेट है उसी पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करता है, लेकिन यहां पर कोई हायर टीडीएस रेट जो है वो नहीं होगा, भले ही उन सीनियर सिटीजन ने पिछले 2 साल के आईटीआर नहीं भी फाइल की हो। तो अगर आपको बैंक में एफडी मिलती है और आपने पिछले 2 साल की आईटीआर फाइल नहीं करी तो बैंक आपका जो है वो 20% टीडीएस डिडक्ट करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो नॉर्मल रेट है उसी पर आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाएगा। तो डिडक्टर और कलेक्टर जो है वो नॉर्मल रेट पर आपका टीडीएस है वो टीसीएस जो है वो कलेक्ट या डिडक्ट। अपने 8वें अपडेट पे, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन
और फैमिली पेंशन जो है वो यहां पर मिलती है सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, कितनी फैमिली पेंशन में डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, आइए समझते हैं। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो 75,000 रुपया आपको न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ होता है। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम है तो उसके इसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ किया जाता है। बेनिफिट किसको मिलता है? अगर आप सैलरीड पर्सन है, पेंशन इनकम आ रही है तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपकी टोटल इनकम 12,50,000 हुई तो उस केस में 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो 12 लाख रुपए यानी 4 लाख रुपए तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो गई, 8 लाख रुपए आपको रिबेट मिल जाता है 87A का, और प्लस 75,000 रुपया आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाता है। ध्यान रखिएगा 12,75,000 से ऊपर इनकम चली गई तो उसके इसमें मार्जिनल रिलीफ जो है वो आपको अलाउ किया जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं फैमिली पेंशन। तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 25,000, ये 25,000 जो है वो 15,000 होंगे डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम है तो 25,000, इनमें से जो भी लोअर होगा 1/3 या 25,000 में से जो भी लोअर होगा उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, बाकी का आपकी पेंशन जो है वो टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको दिखाना है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपको फैमिली पेंशन मिल रही है तो डिडक्शन यहां पर 1/3 होगा 1 लाख का या फिर 25,000। तो 1 लाख का 1/3 कितना हुआ? 33,333, या फिर 25,000 इसमें से लोअर कितना है? 25,000। तो यहां पर 75,000 जो बैलेंस होगा बाकी का वो आपका टैक्सेबल होगा एज पर स्लैब रेट के हिसाब से। तो फैमिली पेंशन में आपको 1 लाख में माइनस 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम, बाकी का 75,000 रुपया जो है वो आपका टैक्सेबल होगा स्लैब रेट के हिसाब से। तो फैमिली पेंशन यहां पर सीनियर सिटीजन जो भी पेंशनर है उनको मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी पेंशनर है, ध्यान रखिएगा जो भी पेंशनर है उन लोगों को यहां पर अलाउ किया जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन और फैमिली पेंशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिटेल जानकारी दी 8 नई अपडेट के बारे में सीनियर सिटीजन के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो यहां पर आपको मिल रही है इनकम टैक्स के अंदर। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।